नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम भौतिकी साइंस टेक की क्लास में हम आज भौतिकी पर चर्चा करेंगे, फिजिक्स पर। फिजिक्स की जो आगे हम बात करेंगे, पिछली क्लासों में हमने बात कर ली थी, है ना। और सदिश राशि क्या, वेक्टर और स्केलर, जितनी भी राशियां थी, भौतिक राशियां, उन पर फिजिकल क्वांटिटी सब पर बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे भौतिकी की गति की शाखा पर। किस पर चर्चा करेंगे? गति की शाखा पर चर्चा करेंगे। गति क्या है ना, और गति से ही संबंधित हम अन्य जो रिलेशन है इसका अन्य एलिमेंट से, अन्य विषय से, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताइए गति क्या है। गति को अंग्रेजी में आप मोशन कहते हैं, तो मोशन अंग्रेजी में अच्छे से समझ में आ जाता है। हिंदी में गति थोड़ा मतलब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अंग्रेजी में अच्छे से समझ में आते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में अच्छे से समझ में आते हैं ना। हम अगर अंग्रेजी में बोले स्टेटस लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। अगर हिंदी में बोले तुम्हारी औकात क्या है तो दिमाग खराब हो जाता है ना। तो अंग्रेजी के इस वर्ड को भी हमें समझना है यहाँ पर कि गति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। मोशन मतलब चलना, अर्थात कोई भी चीज है वो क्या कर रही है, अपनी गति का मतलब है चलने की, दौड़ने की, मतलब उसमें कोई ना कोई उसकी स्थिति जो है वो परिवर्तित हो रही है। जैसे कि मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ, ये गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है, बोली, और इसको वो बोलूंगा स्थिर अवस्था में, विराम। और अगर ये ऐसे 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 चलने लगे, ऐसे ऐसे चलने लगे, तो मैं क्या बोलूंगा? इसमें गति गति हो रही है, मतलब ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। मान लीजिए गाड़ी यहाँ पर थी और ये चलते 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 यहाँ पहुंच गई। जैसे कि यहाँ देख लो आप, ए बिंदु पर थी ये गाड़ी, है ना, और चलते 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 कहाँ पर पहुंच गई? बी पर। तो इसकी पहले स्थिति क्या थी ये, और अब ये कहाँ पर पहुंच गई? बी। जैसे कि आप अपने चलते 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 इस घर से कोचिंग पहुंच गए, तो आप क्या कर रहे थे? गति कर रहे थे, अर्थात आपकी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन। दूसरी बात, दूरी किसे कहते हैं? आप गए ना, चले, गति का ही रिलेशन किससे है? दूरी से। आप चले 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 चले, आप चले ना, जैसे कि इस गाड़ी से चले आप, तो आप नहीं बोलेंगे कितने किलोमीटर आ गए यार हम लोग, हैं। जैसे कि आप अभी रक्षाबंधन पर गए थे, तो आप एक गाड़ी में बैठे हुए थे, ई गाड़ी में बैठे हुए थे, तो आप जा रहे थे, चल रहे थे, मतलब गति कर रहे थे। तो गति कर रहे थे तो कुछ ना कुछ लंबाई आपने तय की होगी, तभी तो आप बोलेंगे कि मम्मी अभी मेरा घर, अपना घर जहां मैं खड़ा हूँ, चाय पी रहा हूँ, वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यही बोलते हैं ना। तो लंबाई, दूरी का मतलब लंबाई, लेंथ, कि आपने कितनी लंबाई चली, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, है ना। तो आपने जो लंबाई तय की है वो दूरी कहलाती है। आगे आगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब ये तय किया जाता है कि आप यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से आपका घर अंतिम बिंदु तक कितनी दूरी पर है। तो आपने दूरी तय की ऐसे, कहीं कोई भोपाल से अपने घर गया है, कहीं कोई कहीं से गया है, मान लीजिए कोई ऐसे अपने घर गया है, ठीक है। तो ये तय किया जाता है कि तुम्हारी प्रारंभिक बिंदु से, आपकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, मतलब दोनों एक निश्चित दिशा तक, एक निश्चित दिशा में आपकी कितनी दूरी है, एक्चुअल दूरी कितनी है। आप वैसे तो घूम घाम के गए, बीच में नदी थी, तालाब थे, इसलिए आपको घूम के जाना पड़ा। तो जो घूम के आप जा रहे हैं, ये तो आपकी दूरी हो गई कि वाकई में हमारा घर यहाँ से कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर हमने दूरी तय की भाई। हमारी गाड़ी कितनी चली? ऐसे ऐसे 100 किलोमीटर चली। परंतु देखा जाए तो सीधा का सीधा हमारा अगर घर, अगर बीच में रास्ते में उबड़ खाबड़ ना होता, घुमावना होता, तो अगर सीधा डायरेक्शन, एक दिशा, निश्चित दिशा में अगर देखा जाए ए से बी की में, तो वाकई में हमारा घर कितना किलोमीटर था? 50 किलोमीटर की दूरी पर था। तो जहां दूरी में क्या लग जाए, जब दूरी हम तय कर रहे हैं, अगर निश्चित दिशा में हम दूरी तय करें, एक है डायरेक्शन में, वैसे तो हम अपने घर के डायरेक्शन में ही दूरी तय करते हैं जिस दिशा में घर है। परंतु कई बार घर कोई पहाड़ से ऊपर नीचे, कभी तालाब, कभी झील, नदी किनारे, ऐसे घूम घाम के जाना पड़ता है। तो हम अगर देखें कि वाकई में हमारा घर यहाँ से ए से बी की दूरी देखें तो 50 किलोमीटर पड़ेगी। तो निश्चित दिशा, दूरी में क्या लगा दे हम? निश्चित दिशा की, निश्चित डायरेक्शन में हम अगर चल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित दिशा में दूरी, तो वो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कराती है कि एक्चुअल, ठीक है। अब चाल किसे कहते हैं भाई? चाल आप जानते हैं, चाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड, है ना। और हम तो यूज करते ही हैं गाड़ी वगैरह, तो हम नहीं बोलते और स्पीड लगाओ, और स्पीड लगाओ। मतलब कि जब हम कोई दूरी तय करते हैं तो उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं? उस दूरी को समय के साथ। जब दूरी को, जो हम लंबाई तय कर रहे हैं,
दूरी मतलब लंबाई। तो हमने 100 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। कि तुम यार स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब कि तुम अगर 30 किलोमीटर पर आवर रखोगे तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर तय कर लोगे, बोलो। और हमारा अगर 60 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, अगर आप 1 घंटे में 25 किलोमीटर इस गाड़ी से तय कर रहे हैं तो ये बात पक्की है, 1 घंटे 2 घंटे में आप अगर सीधी सीधी रोड रही, डायरेक्शन सीधा रहा तो 50 किलोमीटर, और अगर लंबाई पूरी तय करके गए तो इसमें टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा 100 किलोमीटर तय करने में। तो चाल क्या है, स्पीड, मतलब कि जब हम दूरी को किस में कैलकुलेट करते हैं, समय के साथ कैलकुलेट करते हैं, तो वो चाल कहलाती है। और याद रखें, जब इसी चाल को एक निश्चित दिशा में, किसमें, निश्चित दिशा में तय करते हैं, किसमें, कि भैया हमें ए से बी तक जाना है, ए से बी तक हमें, तो जब चाल में दिशा जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है, वेग, वेलोसिटी हो जाती है। क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो ये पूरे के पूरे किससे जुड़े हुए, गति से। एक बार और समझने का प्रयास कीजिए कि जो हम दूरी, लंबाई तय कर रहे हैं उसे दूरी कहते हैं, बोलो। और एक निश्चित दिशा में अगर दूरी तय करते हैं तो उसे विस्थापन कहते हैं। और कोई भी दिशा में हम दूरी तय करें तो उसे चाल कहते हैं, बोलो। समय के साथ अगर कैलकुलेट करें, समय के साथ चाल और वेग को कैलकुलेट करते हैं, और दूरी विस्थापन को समय के साथ कैलकुलेट नहीं करें। दूरी मतलब किसी भी दिशा में जाओ, आपको तो सिर्फ लंबाई से मतलब है, पर एक निश्चित दिशा में जाओ तो आपको डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, कि भाई आप प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक वाकई में कितनी एक्चुअल कितनी दूरी है ना। और चाल और वेग को हम किसके साथ कैलकुलेट करते हैं, समय के साथ। अगर समय के साथ हम दूरी तय कर रहे हैं तो चाल बन जाएगी, और समय के साथ ही हम विस्थापन को, या समय के साथ ही हम दूरी को तय करें पर निश्चित दिशा में तय करें, ऐसे समझ सकते हैं कि दूरी को अगर समय के साथ कैलकुलेट करें तो चाल बन जाएगी, और विस्थापन को समय के साथ कैलकुलेट करें तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। अर्थात वेग जो होता है, वेलोसिटी होती है, वो एक निश्चित दिशा में समय के साथ, कि इतने समय में आपने इतनी दूरी तय की, बोलिए। क्योंकि हम जब कोई भी काम कर रहे हो तो समय तो होता है, आप ये नहीं कह सकते कि एक समय ऐसा है कि शून्य समय था, शून्य समय कभी होता ही नहीं है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एक समय में ऐसा था जब कोई समय नहीं था, और भाई साहब कोई समय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, धरती भी नहीं होगी। ऐसा कोई समय नहीं है जब कोई समय ना हो, कोई ना कोई आप जब काम कर रहे होते हैं तो उस समय कोई ना कोई समय होता है। आप मान लीजिए घर से अपनी कोचिंग तक गए, तो मान लीजिए 8 बजे कोचिंग का टाइम, और आपको 7:30 बजे घर से निकले, 30 मिनट बाद पहुंचे, तो आप तय कर लेंगे कि भैया 30 मिनट में मैंने 30 मिनट, समय हो गया 30 मिनट, और आपने देखा कि यार यहाँ से घर मेरा 500 मीटर की दूरी पर है या 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप इसमें समय का डिवाइड कर देंगे कि भाई मैंने समय के साथ कितनी दूरी तय की, तो निकल आई चाल। और आपने एक निश्चित दिशा में दूरी तय की, घूम घाम के नहीं गए, सीधा सीधा एक निश्चित दिशा में पहुंच गए, तो इसे कहेंगे तो भैया वेग। और आपके घर से उस कोचिंग की निश्चित दिशा में जो दूरी है वो कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट मेरा इतना रहा, है ना। तो याद रखें, विस्थापन, चाल, वेग, दूरी, ये सब गति से ही रिलेटेड है। गति कर रहे हैं इसलिए दूरी तय कर रहे हैं, गति कर रहे हैं इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर गति करते नहीं, घर बैठे होते, तो ना तो दूरी, ना डिस्प्लेसमेंट, ना चाल, ना वेग, किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छी बात होती, पर गति नहीं करते तो जड़त्व की स्थिति आ जाती। जड़त्व मतलब जड़, जड़ वस्तु, जैसे कि ये पेन है, पेन रखा ही रहता है, गति करता ही नहीं है ना। और जो जिसमें गति नहीं है, परिवर्तन नहीं है, वो अस्तित्व उसका धीरे धीरे मिटने लगता है ना। तो गति नहीं करेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, है ना। चेतना में वस्तु है हम तो हम तो गति करते ही हैं, और जो चेतना में नहीं है उनमें चेतना डाल देते हैं, बोलो। जैसे कि जो लोहे से गाड़ियां बनती है प्लास्टिक से, उसमें हमने तेल डाल के इंजन लगा के उनमें तक चेतना डाल दी, वो खुद गति कर रही है, बोलिए। अब गति, एक भाई साहब थे बहुत खतरनाक, उनका नाम था न्यूटन। आप सबको पता है, प्रिंसिपिया नामक किताब लिख डाली इन्होंने, और इसी किताब को पढ़ पढ़ा के हमने भी गति के कुछ नियम पढ़े इनके। अर्थात न्यूटन ने बड़े शानदार तरीके से गति पर ही, मतलब इसी जो गति, गति से ही न्यूटन संबंधित है, इसी गति पर उन्होंने काम कर डाला और गति के नियम दे डाले, है ना, कुछ नियम बना दिए। और ये नियम पहले से ही संसार में एक्सिस्ट करते हैं, बस उन्होंने क्या है, हमें बता दिया है कि नहीं, पहले से चीज मौजूद थी, बस हमें किसी ने आके बता दिया कि दूध से दही ऐसे बनता है। पहले से दूध में क्या मौजूद था, दही तो मौजूद ही था, बस किसी ने आके बता दिया कि ऐसे दूध से दही बनता है, दूध से ही पनीर बनता है। भैया ये भी पहले से चीजें मौजूद थी दूध में, परंतु किसी ने बता दिया हमें आके कि भाई साहब ऐसे नहीं, तो कुछ ये थोड़ी है कि उन्होंने नई चीज बना दी।
पहले से गति कनबान वस्तु में नियम तो मौजूद रहे होंगे कोई ना कोई, बस इन्होंने हमें बता दिए क्या नियम रहे गति के। इन्होंने इन्हीं नियमों को फिजिक्स में हमने पहला, दूसरा और तीसरा नियम दे दिया, और 3 नियम पे आकर गति के नियम खत्म हो जाते हैं, है कि नहीं। मतलब कि 3 वो आधार है, बिंदु है, जो कि गति से संबंधित कुछ रूल्स रेगुलेट निर्मित करते हैं। बोलिए। और चौथा नियम, अब क्या पता कोई नया न्यूटन पैदा हो, वो बनाए गति पर आधारित। तो पहला नियम इन्होंने कहा कि भैया कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान है, और कोई वस्तु गतिमान नहीं है मतलब विराम अवस्था में विराम है तो विराम है, जब तक कि उस पर वह है कोई बल न लगाया जाए। बहुत शानदार आदमी थे, बहुत बड़ी, ये तो बस सामान्य सी बात है। ये बात सही है, बताइए यार, ये कार जा रही है, ये तेज स्पीड में जा रही है कार, बोलिए, ये चली रही है कार तेज स्पीड में, जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे रुकेगी नहीं। और खड़ी हुई है कार, तो ये तो नहीं कि अपने आप तो होगा नहीं कोई काम, जब तक इस पर कोई ना कोई आप एक्सीलेटर नहीं देंगे, स्पीड नहीं देंगे, जब तक आगे भी नहीं बढ़ेगी। बोलिए, तो ये सामान्य सी बात है हमारे जीवन से, बस हम समझ नहीं पाए। न्यूटन समझ गए और हमें किताब में लिख के दे दिया, तो हमने इनको महान मान लिया। महान है भाई, वैज्ञानिक है, तो आप भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। हम भी चारों तरफ घटनाएं जो घटित हो रही है उन्हीं से इन्होंने सीखा, और उन्हीं से हमें सीखना चाहिए कि आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी आपकी खड़ी है भैया, जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक गाड़ी चलेगी नहीं, ऑटोमेटिक तो कोई काम होता नहीं है। और चल रही है, और कहीं अगर आपको रोकना है तो अपने आप तो रुकेगी नहीं कि गाड़ी रोक जा, उसको भी क्या करना पड़ेगा भाई साहब, क्या करना पड़ेगा आपको, गति देनी पड़ेगी, कोई ना कोई बल, है ना। जैसे कि कोई सोता हुआ शेर है, उसके मुंह में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, उसे कोई ना कोई गतिमान कार्य करना पड़ेगा, उठ के उसे खाने पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। अर्थात जीवन में जैसे हम बिना गति के कोई काम नहीं कर सकते, अर्थात बिना बल के कोई भी गति नहीं हो सकती, बिना बल के कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता। इन्होंने बात कह दी हमसे, साधारण सी बात थी, है ना, कि कोई वस्तु खड़ी है तो खड़ी है, कोई वस्तु चल रही है तो चल रही है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या बाह्य कोई ऐसी चीज न लगाई जाए जिससे कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो। तो इन्होंने इसी बात पर बल, एक और नया नाटक चालू हो गया, बल की बात कर दी। और इन्होंने कहा कोई गतिमान है तो गतिमान है, कोई विराम है तो विराम है, इसी को इन्होंने इनर्शिया कह दिया, जड़त्व, कि भैया वस्तु की यथा स्थिति जो बनी है वो उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। वो कहती है मैं तो चलूंगी, मैं तो रुकी हूँ, जब तक तुम बल नहीं लगाओगे मैं रुकूंगी नहीं, जब तक तुम मुझ पर बल नहीं लगाओगे मैं चलूंगी नहीं। बोलो, धक्का प्लेट वाली काम है कि मैं खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ, मैं चल रही हूँ तो चल रही हूँ, अब आप ही को रोकना है कि नहीं, तो हम रोकते हैं, फिर गाड़ी में ब्रेक लगा के रखते हैं, है ना, जीवन में भी ब्रेक लगा के रखते हैं। तो जड़त्व का, इनर्शिया का, जड़त्व मतलब वही कि मैं हूं तो हूं ऐसा, मैं अपने आप में परिवर्तन नहीं करूंगा जब तक कि तुम मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं करना चाहोगे। तो इसी को हम कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इन्होंने एक और चीज दे दी, बल, बल मतलब फोर्स, है कि नहीं। अब इन्होंने फोर्स तो बता दिया कि फोर्स ये होता है कि भाई साहब कोई वस्तु की यथा स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कोई बल लगाना पड़ता है। तो इन्होंने द्वितीय जो नियम है उसमें यही बता दिया। इनसे पूछा गया कि भाई साहब ये जो आपने कहा है फोर्स, एफ ओ आर सी क्या है, तो इन्होंने बोला कि बता रहे हैं, चिंता कर रहे हो, दूसरा नियम दे रहे हैं। तुरंत दूसरा नियम आ गया कि भैया अगर किसी वस्तु पर हमने यहाँ कहा है कि जो बल लग रहा है उस वस्तु के द्रव्यमान को एम कह दिया, द्रव्यमान, और उस वस्तु के त्वरण में जो परिवर्तन हो रहा है, त्वरण जो है उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, फोर्स F=ma। अब भैया कोई वस्तु होगी तो कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा ना इसका, बोलो, कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, और ये वस्तु जा रही है किसी दिशा में, बोलिए, तो कोई ना कोई वेग होगा, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। पर वेग में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि हम देखेंगे कि गाड़ी एक समान गति से ट्रेवल नहीं करती, एक समान वेग से नहीं जाती, कहीं गड्ढे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है, कहीं गड्ढे नहीं है तो तेज गति से निकल जाती है। बोलो, तो आपने भी देखा होगा जिस बस में बैठे हैं
वो कभी तेज गति से जा रही है, कभी कम, तो गति तेज कर रहे हैं तब भी बल लगा रहे हैं, गति कम कर रहे हैं तब हम ब्रेक लगा रहे हैं। बोलो, तो हमने कहा कि उस वस्तु का कोई ना कोई तो द्रव्यमान है। बस जो है या गाड़ी है वो कई कुंटल की होती है कि नहीं होती, है ना, कई किलो की, हजारों किलो की होती है, तो द्रव्यमान, तो उस पर कितना बल लगाना पड़ेगा। आपने देखा कि आपकी छोटी सी कार में तुरंत ब्रेक लगाए रुक गई, बोलो, बड़ी गाड़ी है, बस है, उसमें ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे रुकती है। और आपने ट्रेन देखी हो तो ट्रेन में तो भाई साहब जो ब्रेक लगाते हैं उसके बाद वो बहुत दूर जाके रुकती है। ऐसा नहीं कि एक ही बस होगी, वो इतनी भारी गाड़ी, तो भाई साहब जितनी भारी गाड़ी होगी उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, बोलो, और वो धीरे धीरे रुकेगी। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन धीरे धीरे होगा कि नहीं होगा, कि इकट्ठा एक ही बार में रुक जाएगी, थम गई, नहीं ऐसा नहीं, थमेगी तो पलट जाएगी, फिर भी नहीं मानेगी। तो त्वरण, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय के साथ वेग क्या होता है, परिवर्तित होता है। कहीं गड्ढे हैं तो वेग कम हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, कहीं गड्ढे नहीं है तो सीधे निकल जाती है गाड़ी, आपने देखी होगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इन्होंने जो कही, है कि नहीं, इन्होंने बल की। अब इन्होंने कहा कि यार बल पर काम कर रहे थे, गति पर काम कर रहे थे, यहाँ बल की बात कर दी इन्होंने दूसरे नियम में, पहले नियम में ही बल की बात की, दूसरे नियम में इनसे पूछा कि बल क्या होता है तो इन्होंने बता दिया। बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, है कि नहीं। फिर इन्होंने, इनका दिमाग चल गया, इन्होंने तीसरा नियम भी दे दिया और कह दिया कि यार कोई भी वस्तु जब क्रिया करती है, कोई भी वस्तु क्रिया करती है तो उस वस्तु की रिएक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है कि नहीं। बहुत बिल्कुल सही है, बात भी बिल्कुल सही है कि नहीं। जिधर बल लग रहा है उतना बल वो वस्तु उस पर भी तो लगा रही है, बोलिए। जैसे कि रॉकेट उड़ रहा है हमारा, तो रॉकेट नीचे की तरफ बल लगा रहा है और नीचे से बल ऊपर की तरफ लग रहा है, बोलिए। ये किसी ने हमें चांटा मारा, सामने वाले ने, क्रिया के विपरीत क्या हो गई, प्रतिक्रिया, उसने मार दिया चांटा रख के, है कि नहीं। तो ये बल ही तो है, उन्होंने बल की, बल को ही आगे और डिफाइन किया कि जब एक चीज किसी पर बल लगाती है, मान लीजिए रॉकेट नीचे की तरफ बल लगा रहा है तो पृथ्वी उसको ऊपर की तरफ धकेल रही है, बोलो। जब बंदूक की गोली आगे जा रही है, आपने बंदूक चलाई, ठीक, बोलो, तो गोली आगे जा रही है और गोली पीछे भी चलते समय क्या लगा रही है, आगे जाने के पहले वो पीछे क्या लगा रही है, बल, तो आपको पीछे क्या लगता है, धक्का। तो क्रिया, क्रिया आगे हुई, उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया पीछे भी हुई, तो दोनों तरफ बल लगा, है ना। तो इन्होंने बोल दिया कि बल ऐसे भी काम करता है, बल ही पे मतलब गति पर ही, बंदूक की गोली भी क्या कर रही है, गति तो कर रही है, आगे गति हो रही है, पीछे गति हो रही है, बोलिए, गति ही हो रही है यहाँ पे। तो बस इन्होंने गति को ही बल का स्वरूप दे दिया, बल गति को ही बल का व्यंजक दे दिया, है ना, एक फॉर्मूला दे दिया, गति के आधार पर इन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर बल डिफाइन कर दिया, बोलिए। जैसे कि हम घर में भाई बहन लड़ते हैं, गुत्थम गुत्ता होते हैं, तो इधर से मुक्का पड़ा, उधर से पड़ा, इधर से एक बल पड़ा, उधर से बल पड़ा, तो क्रिया प्रतिक्रिया, उसी बल को इन्होंने क्या कह दिया, क्रिया प्रतिक्रिया, बोलिए, ठीक है। तो कितना सामान्य सा तरीका है मेरा समझाने का और आपको समझ में आया होगा, तो आपके जीवन में उतार लीजिए कि गति से संबंधित न्यूटन जी ने क्या दिए, गति के नियम दिए, है ना, गति के नियम आपने देख लिए। अब बल की बात करें, बल की और बात कर लेते हैं। जब बल की बात आई गई है, बल क्या है तो आप सबको पता है कि इसे बताने की जरूरत नहीं है। बल क्या है, जो बलवान है वही बल है, बोलो। जो बलवान है मतलब जिसके अंदर क्या है, क्षमता है किसी कार्य को करने की, अर्थात उसके अंदर फोर्स को हम क्या कहते हैं, बताइए। बल को हम क्या, ऐसी साधारण भाषा में कहते हैं जो हम, देखिए किताबी ज्ञान से बढ़कर होता है वो है ज्ञान कि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। फोर्स, हम घर में बोलते हैं कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, इस टेबल को तुम खिसकाओ हम में नहीं है इतना बल, है कि नहीं, हम दिन भर काम कर सके, हम में नहीं इतना बल कि इस टेबल को खिसका सके, आओ यार तुम खिसकाओ यार। कहीं आपने देखा होगा कोई गाड़ी है, ट्रैक्टर है, वो कहीं कीचड़ में है, उसका पहिया फंस जाता है, तो चार पांच लोग मिलकर उसमें धक्का लगाते हैं, क्या लगाते हैं, धक्का लगाते हैं कि नहीं लगाते, बोलो। इसी को तो बल कहते हैं। बल मतलब कि किसी स्थिति, वो इन्होंने यहाँ पर बताया था कि किसी स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति है, आकार है, आकृति है, उसमें क्या कर दे, परिवर्तन कर दे,
उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बोलिए। अर्थात किसी की स्थिति में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। कोई चीज यहाँ रखिए, मान लीजिए यहाँ रखिए, आपने रेस उसमें स्पीड दी, वो आगे चलेगी, तो बल ही तो लगा उसमें, फोर्स ही तो लगा, है ना। कोई वस्तु स्थिर है तो उसको गतिमान कर दे, गतिमान वस्तु को रोक दे, वो बल है कि नहीं। आप नहीं कहते कि यार इस आदमी में कितना बल है, इसमें तो इसने दो दो लोगों को पछाड़ दिया, देखो इसमें कितना बल है कि ये ट्रैक्टर को अपने दांतों से खींच लेता है। खींच लेता है मतलब उसकी स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तन। ये एक ही हाथ से चार चार ईंटों को तोड़ देता है, कितना फोर्स है यार इसके अंदर, बहुत बलशाली आदमी है। तो वही बल यहाँ पे है यार, उसमें क्या है, बड़ी बड़ी बात है। और बल का इन्होंने बोला कि द्रव्यमान इंटू, इसके बारे में बताया एक्सीलरेशन के गुणनफल के बारे में, कि बल ये होता है। फिर इनसे पूछा कि भाई ये बल कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्होंने कुछ बल बता दी, प्रकृति में इतने बल होते हैं। एक बल बताया गुरुत्वाकर्षण। इस गुरुत्व का मतलब होता है पिंड, है ना। आकर्षण मतलब आकर्षित करता है। यहाँ गुरुत्व पिंड हमारे लिए क्या है, पृथ्वी है। जैसे कि किसी वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब जो वस्तु स्थान घेरती है ना, जो वस्तु स्पेस घेरे उसे द्रव्य कहते हैं। पदार्थ मतलब द्रव्य, जिसका कोई ना कोई इसमें मात्रा हो, द्रव्यमान कहते हैं, है ना, मास। अब भाई साहब हम सबका द्रव्यमान है, हम सब एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, आकर्षण बल लगा रहे हैं। जितने भी हम घूमने जाते हैं बाजार में कहीं पर भी, हम एक दूसरे पर आकर्षण बल लगा रहे हैं, बोलो। पर हम पृथ्वी के समान क्या नहीं है, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान इतने हैवी नहीं है और इतने बड़े भी नहीं है कि हम किसी को अपनी तरफ क्या कर लें, आकर्षित ही कर लें, चुंबक बन जाए, वो है नहीं। हमारे बीच में लगने वाला जो द्रव्य छोटे जो हम पिंड हैं, मनुष्य जो छोटे छोटे पिंड हैं इस धरती पर, मनुष्य जो छोटे रूप में, उसका द्रव्यमान नगण्य पृथ्वी के मुकाबले में। तो कितना एक दूसरे पर बल लगाएंगे, छोटा छोटा बल लगाएंगे, तो इससे आकर्षण बढ़ेगा ही नहीं, है ना। परंतु पृथ्वी अगर बल लगाएगी तो पृथ्वी से तो वस्तु पृथ्वी के मुकाबले में हम क्या है, बहुत नगण्य। जब अगर ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, मतलब प्रत्येक पिंड अपनी तरफ एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। उसी को हम कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ये दूसरे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। M1 M2 मान लीजिए दो पिंड है, तो हम दोनों का गुणनफल कर देंगे, और जितनी दूरी होगी उतना ही आकर्षण कम होगा, r²। इसका ये फार्मूला होता है, एक दिन ड्राइव करके बता दूंगा मैं आपको, है ना, बल का। तो दोनों पिंडों के बीच द्वारा आकर्षण बल लगता है। जैसे कि आज हमारी पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, और चंद्रमा पृथ्वी के, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि एक दूसरे को खींच के रखें, पकड़ के रखें, बांध के रखें, है ना। अगला बल होता है गुरुत्वाकर्षण के बल, वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल मतलब आप सबको पता है, विद्युत में दो आवेश होते हैं, Q1 और Q2 प्लस और माइनस, और चुंबक में भी एस ध्रुव, साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। तो इन आवेश और पोलों के बीच में जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे Q1 और Q2 के बीच में लगे, या हम कहें S और N जो पोल्स हैं उनके बीच में लगे, तो जो Q1 Q2 चार्ज हैं उनके मध्य लगता है जो बल, और जो S और N फोर्स, मतलब जहां बल लग रहा है, फोर्स मतलब जहाँ स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। इन दोनों के बीच में परिवर्तन हो रहा है, इसके बीच में परिवर्तन हो रहा है, इसके बीच में परिवर्तन हो रहा है, स्थिति, आकार, आकृति में, है ना। तो उसे बल कहते हैं। बल मतलब कोई ना कोई वहां पर चीज, किसी न किसी चीज का अनुभव कर रही है, उसे लग रहा है कि कोई बल लग रहा है ना। जैसे कि मैं आपको खींचूं, आप अनुभव करेंगे यार कोई ना कोई तो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है ना। जैसे कि कोई वैसी शक्तियां, अदृश्य शक्तियां में अपनी तरफ खींच रही है, मुझे कोई खींच रहा है, ऐसी कई फिल्मों में देखा होगा। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मैं आकर्षित होता हुआ इसके तरफ जा रहा हूँ, तो ये बल ही तो है, बोलिए, नहीं है। तो वैसे ही Q1 Q2 को खींचता है, Q1 कहता है आओ मेरे पास, Q2 कहता है तुम मेरे पास आओ। एस जो पोल है वो N पोल एस पोल को प्लीज कम हियर, प्लीज, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो जहां कुछ फील हो रहा है, वही फोर्स जो फील हो रहा है उसी को हम बल कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय बल होता है। कुछ दुर्बल बल होते हैं, है ना, रेडियो एक्टिव तत्वों के में, जो कि अल्फा, बीटा, बीटा है, बीटा जैसे तत्वों को छोड़ देते हैं, तो रेडियो एक्टिव तत्वों में पाए जाते हैं।
वो ज़्यादा देर तक अपने नाभिक से चीज़ों को बांध के नहीं रख पाते, तो वो रेडिएक्टिव के दौरान निकल के बाहर आ जाते हैं बीटा जैसे तत्व, तो दुर्बल बल कहलाते हैं। प्रबल बल आप सबने पढ़ा होगा, प्रबल बल कहाँ लगता है? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, है ना। नाभिक में आप देखेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, जैसे कि इसे कैसे समझ सकते हैं प्रबल बल को? क्या हम बचपन में छोटे थे, जब 1-2 साल के थे, तो मम्मी पापा के साथ जब मेले में जाते थे तो मम्मी पापा में खींच के रखते थे, बोलो वो प्रबल बल ही तो है, बोलिए। और जब हम बड़े हो गए और हमारा आज देखा कि किसी से अन्य से एनर्जी ले ली, तो हम उसके साथ बॉन्ड बना लिए। ये यहाँ पर परमाणु में होता है कि परमाणु में जब तक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ताकतवर नहीं है, जब तक तो वो उस परमाणु के नाभिक से जुड़ा हुआ है, बोलो उस परमाणु के नाभिक से जुड़ा हुआ है, खींच के रखें, प्रबल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल से भी बहुत स्थिर विद्युत बल और दुर्बल बल और प्रबल बल में है। तो प्रबल बल में जो नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो नाभिक में होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखते हैं, और प्रबल बल सबसे ज्यादा नाभिक में होता है। नाभिक ही खत्म तो सब कुछ खत्म, बोलो। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, परंतु इलेक्ट्रॉन जैसे ही मोटा ताजा हो जाता है एनर्जी लेके, वो अपने नाभिक को छोड़कर चला जाता है। वैसे ही माता पिता अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं कस के, परंतु जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जॉब लग जाती है, और कहीं अन्य से एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, तो किसी और के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और अपने नाभिक को छोड़कर, परमाणु को छोड़कर चले जाते हैं, टाटा बाय बाय कर लेते हैं। तो कितनी सरल भाषा में आपको ये बात समझ में आई होगी कि गति से ही संबंधित न्यूटन के गति के नियम है कि नहीं, गति से ही संबंधित बल है और बल के प्रकार है। तो भाई गति है सब कुछ, और इन बलों में और भी हम पढ़ सकते हैं। इन बलों में हम देख सकते हैं अविकेंद्रीय बल, है ना, और भी बल देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसे यहाँ ऊपर फिनिश करके लिख देता हूँ, है ना, बल को थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। बल के बारे में हमने यहाँ पर देख लिए थे कितने बल। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब पिंड, विद्युत चुंबकीय बल मतलब आवेश और चुंबक में जो पोल्स हैं, दुर्बल बल रेडिएक्टिव तत्वों में, प्रबल बल नाभिक में, और भी बल होते हैं जैसे कि घर्षण बल है ना। घर्षण बल मतलब हम सबको पता है कि आप चल रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं, तो आपके जो स्पर्श कर रहे हैं जिस सतह को, और आपका जो पैर और जो सतह है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तभी तो आप आगे चल पा रहे हैं। बोलिए, अगर भाई साहब इस गाड़ी में हम कहें तीन जो इसके पहिए हैं और इसके नीचे जो सतह है, इसके नीचे क्या लग रहा है? इसके नीचे फोर्स ही तो लग रहा है, तभी तो ये गाड़ी चल पा रही है। अगर फोर्स नहीं लगता तो ये गाड़ी चल ही नहीं पाती। बोलिए, फोर्स मतलब वो उसको मजबूत स्थिति दे रहा है चलने के लिए, आगे या पीछे या रुकने के लिए। बोलो, कोई बॉल है वो खिसक रही है ना, बोलिए, कोई चीज खिसक रही किसी पर, जैसे मान लीजिए पेन ऐसे खिसक रहा है, तो दो दो जो सतह होती हैं, दो जो सतह है उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल। कई बार इस बल से हमें आवाजें आती हैं तरह तरह की मशीनों की, वो सब घर्षण बल के कारण ही आती है। बोलो, हम इससे चल पाते हैं, दांत ऐसे ऐसे खा रहे हैं हम, ये घर्षण बल है ना। दो सतहों के बीच हमेशा जो बल लगता है वो घर्षण बल कहलाता है। और घर्षण बल नहीं होगा तो हमारी जीवन खराब हो जाएगा, हम चल ही नहीं पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, बोलिएगा। और घर्षण बल है तो उससे मशीनें भी खराब होती है, लगातार घिसती रहती है। बोलो, एक सतह से दूसरी सतह लगातार टकराएगी, घिसेगी, और घिस घिस के वो खराब हो जाएगी, है ना। तो हम बीच में ग्लिसरीन लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, ताकि कम दोनों सतहों के बीच में टकराव हो, है ना। टकराव, घर्षण मतलब टकराव, एक दूसरे से टकरा रही है सतह, तो बल तो लगेगा ही लगेगा, जहाँ टकराव हो तो घर्षण बल होता है ना। एक आपने देखा होगा अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, और एक आपने देखा अभिकेंद्रीय, है ना। अभी मतलब ये आपने देखा होगा एक गोला सा ऐसा, अभी मतलब केंद्र की ओर, केंद्र लगाता है, जैसे आपने केंद्र, अभी केंद्रीय बल, पृथ्वी लगा रही है सभी ग्रहों पर कि मेरे तरफ आओ, तो यहां से इस पॉइंट से लग रहा है, इस पॉइंट से इधर चारों तरफ, इस अभी केंद्रीय बल
कि छूटना नहीं चाहिए भाई, पकड़ के रखो और घुमाओ चारों तरफ, ऐसे पकड़ के चारों तरफ घुमाया जा रहा है अभी केंद्रीय बल। अब केंद्रीय मतलब बाहर की तरफ लगने वाला बल, है ना। जैसे आपने वॉशिंग मशीन में देखी होगी, कपड़े ऐसे बाहर की तरफ घूमते रहते हैं, है ना। मक्खन निकालने वाली मशीन देखी हो, उसमें मक्खन वाली मशीन ऐसे बाहर की तरफ बल लगाती है ना, चारों तरफ बाहर की बल लगाती। तो अब केंद्रीय बल होगा, अभी केंद्रीय बल हो गया। बोलिए, और बल हो तो और भूल लेंगे हम बलों को, है ना। ये सब मैंने आपको बल बता दी। आप बलवान हो तो बल का प्रयोग करते रहिए। कहाँ पर? अपनी पढ़ाई में। बल का प्रयोग कहाँ करते रहिए? जहाँ दुर्बल हो कोई बल या दुर्बल व्यक्ति हो, उसको बचाने में अपने बल का प्रयोग करते रहिए, है ना। घर्षण बल, अभी पानी का मौसम है तो कोशिश कीजिए कि घर में पानी ना फैलाएं, या कहीं रास्ते पर पानी पड़ा हुआ है तो स्कूटी या अपनी बाइक को ऐसे चलाएं कि वो उसमें पर्याप्त घर्षण हो। पता चला कि कीचड़ या पानी में ले जाने से घर्षण खत्म हो गया और पता चला कि हमको भी वहां गाड़ी फिसलने से चोट आ गई। गाड़ी क्यों फिसलती है? तो घर्षण क्या है? वहां है नहीं, बल नहीं है। तुरंत याद आना चाहिए वहां बल नहीं था, है ना। जैसे ही आप गाड़ी पे बैठे तुरंत आपको आना चाहिए मैं गति कर रहा हूँ। जैसे ही गाड़ी पे बैठे मैंने कोई दूरी तय कर लिया, हाँ मजा आ गया, मैंने 5 किलोमीटर दूरी। विस्थापन में मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हूँ? अरे मैं तो अभी 2 ही किलोमीटर दूरी पर हूँ, अर्थात मैंने दूरी ज्यादा तय कर ली, पर मूल बिंदु से मैं अपने घर के पास में हूँ। चाल, मैं किसी भी समय किसी भी दिशा में जा रहा हूँ, पर मैं किसी समय निश्चित दिशा में जा रहा हूँ तो मैं वेलोसिटी कहूंगा, है ना। और मैंने यहाँ पर बताया था त्वरण, मतलब मेरे वेग में लगातार कहीं गड्ढे आ गए तो वेग में वेलोसिटी कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, तो उसी को हमने क्या कह दिया था? बताइए, उसी को हमने क्या कह दिया था? एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण कह दिया था। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में क्या कह दिया था? परिवर्तन की दर। और इसी पर आधारित न्यूटन जी ने कितने नियम दिए थे बताइए बच्चों? 3 नियम दे दिए। और 3 नियम वही, कोई वस्तु गतिमान है या विराम अवस्था में, मतलब कोई वस्तु रुकी हुई है या गति तब तक रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल आप नहीं लगा सकते। तो उनसे पूछा गया कि भाई साहब बल क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि कोई वस्तु का कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा और उसका कोई ना कोई तो त्वरण होगा, मतलब उसका वेग परिवर्तित होता रहता होगा। दोनों का गुणा कर दो, गुणा करके आप निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए कितनी फोर्स की जरूरत है ना, उतना फोर्स। जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पूरे पर्याप्त लगाते हैं कि कितने ब्रेक की आवश्यकता है? बोलिए, आपकी तेज गति से गाड़ी जा रही है उस हिसाब से ब्रेक लगाएंगे, आपकी धीमी गति से गाड़ी जा रही है तो उस हिसाब से ब्रेक लगाएंगे, वही तो ब्रेक लगाना ही तो फोर्स है। बोलिए। और तीसरा नियम वही बल पर ज्यादा रहता है उनका, कि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है कि नहीं। कोई वस्तु अगर बल लगा रही है तो उसके विपरीत भी बल लग रहा है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि रॉकेट ऊपर जा रहा है तो नीचे बल लग रहा है ना, ऊपर की तरफ बल लग रहा है और नीचे भी बल लग रहा है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, आपने एक को चांटा मारा उसने आपको चांटा मार दिया, क्रिया के विपरीत लो बल 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 बल, चारों तरफ बल। बलिहारी, बलिहारी मतलब बल, बलवान होना चाहिए व्यक्ति को, है ना। और यहाँ पर फिर बल और भी हमने देखे, गुरुत्वाकर्षण बल, पिंडों के बीच, विद्युत चुम्बकीय बल, है ना। करंट आपने देखा होगा हमें खींच लेता है, चुम्बक किसी और को खींच लेती है, मतलब वो क्या कर रही है? गति कर रही, गतिमान, गतिमान या विरामावस्था में परिवर्तन कर, स्थिति में परिवर्तन कर रही, मतलब बल, मतलब कोई ना कोई चीज में परिवर्तन हो उसकी स्थिति में। मान लीजिए ये कार है, यहाँ रखी है, मैं इसे यहाँ ले जाऊं उठा के, मतलब बल का प्रयोग किया गया है ना। तो हर जगह बल के बिना कोई काम नहीं हो सकता। पंखा भी घूम रहा है तो बल के कारण घूम रहा है, आप चल रहे हैं बोल रहे हैं बल के कारण, आपके अंदर बल है, फोर्स है, तभी तो आप अपनी स्थिति में परिवर्तन कर पा रहे हैं। बोलिए, दुर्बल बल और प्रबल बल और घर्षण, अपकेंद्रीय बल, सब दुनिया भर के बल आपने देख लिए। न्यूटन की गति के नियम ये देख लिए, और गति से संबंधित जो टॉपिक था वो हमारा आज खत्म हो गया है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लगातार पढ़ते रहिएगा बिना डरे हुए। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी इसी क्लास में, कि विश्वास रखिए अपने ऊपर। बहुत बड़ी बात आज यही है कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है, अपने कार्य पर विश्वास नहीं है, अपने जीवन के ऊपर विश्वास नहीं है। जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास आ जाता है वो किसी भी उम्र में, किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में इतिहास रच देते हैं। इसलिए इतिहास रचने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो आज हमें आवश्यकता हमारे जीवन में, विश्वास। और विश्वास मार्केट से खरीदा नहीं जाता, विश्वास लगातार मेहनत करने से आता है। कई असफलताओं के बाद जब हम मेहनत करते हैं और कुछ छोटी छोटी सफलताएं पाने लगते हैं तो हमें विश्वास आने लगता है। तो पहले विश्वास रखिए कि मैं करके दिखाऊंगा,
इसके बाद आप विषम परिस्थितियों से भी बाहर आ सकते हैं। और विश्वास को ना तो मार्केट से खरीदा जा सकता, और विश्वास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे खाया जाए या जिसकी रोटी बना के हम खा लें। विश्वास तो ऐसी चीज है जिसका विचार अपने मन में लाया जाए बस, कि नहीं सर, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, मैं करके दिखाऊंगा। कम कम करूंगा, थोड़ा थोड़ा करूंगा, पर एक दिन मैं अपने कार्य में सफल जरूर हो जाऊंगा। इसी विश्वास के साथ आज ये क्लास हम संपन्न करते हैं। आगे की क्लास में फिर मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।